हेलो कक्षा, दिस इज शिवम तिवारी, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ कक्षा केंद्र। दिस इज 11th क्लास और हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्स मॉडल, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सब सेल्स क्या होता है, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन चलेगा अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कशन आज के लेक्चर में होने वाला है। सो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल को। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, तो बोर्स मॉडल ऑफ ए सॉल्यूशन, बोर मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, तो एटम के बोर मॉडल का हम डिस्कस करते हैं, प्रपोज्ड बाय द नील्स बोर। तो क्लियर सी बात है, नील्स बोर ने 1915 में बोर्स मॉडल को दिया था। 1915, ये नोट कर लो। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये जो एग्जिस्टेंस था, रदरफोर्ड मॉडल का मॉडिफिकेशन किया था। क्या किया था कि रदरफोर्ड मॉडल आया, उसका मॉडिफिकेशन करके बोर्स मॉडल दिया गया। रदरफोर्ड मॉडल इंट्रोड्यूस द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड वाला न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया था एटम का। क्लियर है, in which he explained that a nucleus positive charge is surrounded by a negative charge electrons। ठीक है, तो उन्होंने बताया था, उसमें क्लियरली एक्सप्लेनेशन था उनका रदरफोर्ड का, कि उन्होंने बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसके चारों एटम्स में सराउंडेड मूव करता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किसके पास प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव करेगा। ठीक है, मोर मॉडिफाइड दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल बाय एक्सप्लेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द फिक्स्ड ऑर्बिटल्स। तो मॉडल ने मॉडिफाई करा, वहां पे क्या हुआ कि जो आपके रदरफोर्ड थे वो मतलब क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, और वो मैक्सवेल्स की थ्योरी जो थी, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल की थ्योरी। ठीक है, तो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे वो मूव करता रहता है। मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी, क्या कह रहे हो, ये भी नहीं पता हमें। तो ये सब चीजें तो हमें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमें प्रीवियस लेक्चर के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्लियरली सिंपली थोड़ी सी चीज मैं बता देता हूँ कि मैक्सवेल ने क्या बताया था कि अगर एक ही सर्कुलर पाथ पे कोई मूवमेंट कर रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस होगा, और जैसी एनर्जी लॉस होगा तो वो उसमें गेट डाउन हो जाएगा न्यूक्लियस में। ऐसा लेकिन इस केस में तो होता नहीं है, तो वही चीज उन्होंने बताई थी, उसको वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो बोर्स ने इसे मॉडिफाई किया, उसे एक्सप्लेनेशन दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल एक्सप्लेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए फिक्स्ड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो फिक्स्ड ऑर्बिटल में मूव करता है, फिक्स्ड सेल्स में मूव करता है। ऑर्बिटल को उन्होंने शेल बोला, एंड नॉट एनीवेयर इन बिटवीन, एंड आल्सो एक्सप्लेन दैट, उन्होंने कहा कि और कहीं मूवमेंट नहीं करता, सिर्फ एक फिक्स्ड सेल में अपना मूवमेंट करेगा। फिक्स्ड ऑर्बिटल होगा जहां पे एक फिक्स्ड पाथ होगा, जैसे सपोज करो ये, तो ये इसी पाथ में मूव करता रहेगा हमेशा, सिंपली इसी जो पाथ बना हुआ है यही मूव करेगा, इसके अलावा और कहीं मूवमेंट उसका नहीं होगा। ईच ऑर्बिटल हैज ए फिक्स्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो हर एक ऑर्बिटल होता है, हर एक सेल प्रेजेंट होगी, उसका एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल भी होता है। रदरफोर्ड बेसिकली एक्सप्लेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड बेसिकली एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियस ऑफ एटम की। ठीक है, न्यूक्लियो एटम के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड ने, एटम के न्यूक्लियस के बारे में। और बोहर मॉडिफाइड दैट मॉडल इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर एनर्जी लेवल्स। बोहर ने मॉडिफाई किया था, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल को बताया था। बात क्लियर हो गई। तो जो भी बोहर्स था, नील बोहर्स थे, उन्हें मॉडिफाई किया था। पहली बात तो उन्होंने मॉडिफिकेशन किया था रदरफोर्ड मॉडल के, और उन्होंने मॉडिफाई करके बताया था इलेक्ट्रॉन्स और उनके एनर्जी लेवल के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। क्या बताया था उन्होंने, वो देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो भी आसपास है KLMN, 4 सेल में डिवाइड किया उन्होंने, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो जो K सेल है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, K सेल प्रेजेंट है यहाँ पे, सेकंड सेल जो L है, थर्ड सेल M, फोर्थ सेल कौन सा N, सबसे लास्ट सेल ही N है। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोर्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल न्यूक्लियस। बोर्स मॉडल का जो न्यूक्लियस होता है बहुत स्मॉल होता है, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल्स। स्मॉल बोर्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, बोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बोर्स के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वो स्मॉल होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉल होता है, जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये स्मॉल न्यूक्लियस, इतना बड़ा मॉडल एटम है। ठीक है, और उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो कितना है, स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, बोर्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल न्यूक्लियस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सराउंडेड बाई द निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड।
moving around the nucleus in orbits. Bohr found that an atom electrons located away from the nucleus has more energy and electrons close to the nucleus have less energy. ठीक है, जैसे ही वो न्यूक्लियस के करीब आता है इलेक्ट्रॉन तो उसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ही न्यूक्लियस के दूर जाता है वहां पे एनर्जी जो होती है उसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बात क्लियर हुई इस बात का? ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। बोर फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज मोर एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स क्लोज टू द न्यूक्लियस हैव लेस एनर्जी। जो भी न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास एनर्जी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके दूर होते हैं, फार होते हैं न्यूक्लियस से, उनके पास जो एनर्जी होती है वो हाई अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट होती है। बात क्लियर होगी इतनी सी बात? ठीक है, तो ये बोहर ने आपके मॉडल दिया था। अब पोस्टुलेट्स क्या हैं बोहर के? मॉडल तो दे दिया उन्होंने मुंह उठा के, अब पोस्टुलेट्स क्या हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करें। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन ए डिफाइंड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिटल्स। उन्होंने कहा कि जैसे ये सर्कुलर पाथ प्रेजेंट है, सपोज करो, ठीक है, तो जो निगेटिव चार्ज आयंस है वो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके चारों मूव करते रहते हैं, और एक सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट होता है। किस पाथ को होगा? सर्कुलर पाथ पे, और उस सर्कुलर पाथ को उन्होंने कांस्टेंट बना रखा है, और जो सर्कुलर पाथ रिवॉल्व कर रहा है उसके चारों ओर, वो जो सर्कुलर पाथ है उसे उन्होंने बोला है शेल्स ऑर्बिट्स। क्या बोला उन्होंने? सेल्स ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट सेल्स हैज ए फिक्स्ड एनर्जी, दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नोन एज ऑर्बिटल सेल्स। ठीक है, तो नोन एज, तो हर एक सर्कुलर पाथ है उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी लेवल है। नहीं समझ में आया? तो हर एक पर्टिकुलर पाथ जो था इसका, जैसे कि ये पर्टिकुलर पाथ है एक सिंगल, सेकंड, थर्ड, तो इसका एक फिक्स एनर्जी लेवल है, सबका अलग अलग एनर्जी लेवल है और वो फिक्स है, उससे ऊपर नहीं जाएगा उससे नीचे नहीं जाएगा, वो एक फिक्स एनर्जी। जैसे कि जो मैंने बताया था, रिपीट कि मैंने बताया था पीछे की बोहर्स मॉडल में ही कि अगर हम न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है तो उसका एनर्जी कम होती है उसके पास, और अगर न्यूक्लियस के दूर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो सिमिलरली अगर कोई भी सेल या ऑर्बिट्स अगर न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है तो एनर्जी लेवल उसका डाउन होगा कंपेयर टू दैट जो फार प्रेजेंट है। बात क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, वो तो हम कह ही सकते हैं। द ईच ऑर्बिटल सेल्स हैज अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ये मैंने बता दिया। द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर। एनर्जी लेवल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर के थ्रू। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नोन एज द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस रेंज ऑफ ए क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियस साइड्स विद n इज इक्वल टू 1 हैविंग द लोएस्ट एनर्जी लेवल। द ऑर्बिटल्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो एंड आर असाइन्ड k एलिमेंट, तो n इज इक्वल टू 1 तो k, n इज इक्वल टू 2 तो l, n इज इक्वल टू 3 तो m, n इज इक्वल टू 4 तो n cells, and when an electron attains the lowest energy level it is said to be in the ground state। अगर हम लोएस्ट एनर्जी लेवल में है तो हम कह सकते हैं वो कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में है। क्लियर हो गया? द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू ए हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी, एंड एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल बाय लूजिंग एनर्जी। ठीक है, अगर हम हाई लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी, तो एनर्जी को रिक्वायर्ड को गेन करता है। अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो जो एनर्जी है उसे वो लॉस करेगा। क्लियर हो गई? सपोज करो ये है आपका न्यूक्लियस, इसके चारों ओर वो मूवमेंट कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है तो वो फोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और उसके चारों इलेक्ट्रॉन जो ये सेल्स प्रेजेंट, जो भी ये सर्कुलर पाथ है इसे उन्हें एनर्जी लेवल कहोगे, और ये ऑर्बिट्स या सेल्स कहोगे, नोन एज सेल्स, और इनके जो एनर्जी लेवल जो है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल प्रेजेंट है। ठीक है, नहीं ये बढ़ेगा नहीं घटेगा, और जब हमने कहा कि जो न्यूक्लियस के करीब है उसका एनर्जी लेवल कम होगी, उसके पास एनर्जी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, और क्या होगा? ये क्या होता है? प्रोटॉन इज इमिटेड विद एनर्जी। अगर ये प्रोटॉन
देखो लो एनर्जी ये प्रेजेंट है, हाई एनर्जी ये प्रेजेंट है। अगर इसने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल मतलब कि दूसरे सेल से फर्स्ट सेल में, थर्ड सेल से सेकंड सेल में, फोर्थ सेल से थर्ड में, या थर्ड से सेकंड में, सेकंड में फर्स्ट से, ठीक है, सेकंड से फर्स्ट सेल में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी वो रिलीज करेगा। किससे रिलीज है? फोटोन के फॉर्म में, ठीक है, लूजिंग एनर्जी। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम। लिमिटेशंस क्या है बोर मॉडल के? बात क्लियर होगी, क्लियर चाहिए। बोर ने क्या बताया था? बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं, बीच में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करेंगे। उस सर्कुलर पाथ को क्या कहेंगे हम? ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? और उनके बीच जो एनर्जी लेवल होता है हर का फिक्स होता है, और हम कहेंगे जो पास होंगे उनके पास एनर्जी लेवल ज्यादा प्रेजेंट होगी, जो दूर होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। इतनी सी बात उन्होंने बताई है। तो लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल क्या है? बोर मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड द एक्सप्लेन द जेमन इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। दूसरी चीज क्या नहीं दे पाए वो देखो, इट आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टोक इफेक्ट। क्या करो, नई नई चीजें आ रही हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इन्होंने नहीं बता इफेक्ट पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी नहीं बता पाए और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट नहीं बता पाए। इट वायलेट द हाइजेनबर्ग अनसैचुरेटेड प्रिंसिपल, जो हाइजेनबर्ग का अनसैचुरेटेड प्रिंसिपल्स है उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द लार्जर एटम्स, और लार्जर एटम का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्स के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं आगे क्या है। पोस्टुलेट तो हो गई। इंट्रोड्यूस व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता क्या है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा और ऊपर कर दो कि ये थोड़ा सा फिगर आपका क्वेश्चन तो आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? नहीं आएगा भाई, मना कर रहा है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उन्होंने डिस्क्राइब किया कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसी भी एटॉमिक, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम्स फॉलो ए स्टैंडर्ड नोटेशन in which all electrons containing atomic subcells, electron configuration of atoms follow a standard notation, so वो standard notation को follow करते हैं, और in which all electron containing atomic subcells, और वो subcells को contain करते हैं, ठीक है। with the number of electrons they hold written in superscript are placed in a sequence. For example, the electron configuration of sodium is 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। ये कैसा है क्या करो ये तो हमें पता ही नहीं है, तो अभी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, ब्रेक के बाद, ठीक है। तो ये जो है ये सिंबल होता है आपका, सिंबल ही आपको पता ही होगा कि ये X सपोज करो कोई भी केमिकल सिंबल है, यहाँ पे Z जो है एटॉमिक नंबर होगा, और जो A है जो एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास क्या होता है? A इक्वल टू Z प्लस N। एटॉमिक मास क्या होगा? A इक्वल टू Z प्लस N। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कह सकते हो, ठीक है। जैसे कार्बन 12 है तो कार्बन 12 में क्या होता है? 6 प्रोटॉन है आपके, और 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, दैट्स कॉल्ड द 12 एटॉमिक मास। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके आगे क्या डिस्कस कर रहा है। However, the standard notation often yields, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। However, the standard notation often yields lengthy electronic configurations, especially for elements having a relatively large atomic number. In such cases, an abbreviated or condensed notation may be used instead of the standard notation. In the abbreviated notation, the sequence of completely filled subcells that correspond to the electronic configuration of a noble gas is replaced with the symbol of that noble gas is in sequence brackets. Therefore, the abbreviated electronic configuration of sodium is neon 3s1. The electron configuration of neon is 1s2 2s2 2p6, which can be abbreviated to helium 2s2 2p6. देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो आपके जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, जैसे सिंपली हम बताते हैं किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगा, उसमें क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
ठीक है। उसमें क्या होता है, जो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे वो रिप्लेस कर देगा, जो भी उसके पास नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक, कम वाला, ज्यादा वाला नहीं, ज्यादा वाला कहाँ से रिप्लेस होगा, जाहिर सी बात है, कम वाला जो होगा रिप्लेस कर देगा। जैसे सपोज करो नियॉन 10 है, एल्यूमिनियम कितना होता है, नियॉन का तो 10 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो नियॉन क्या होगा, एल्यूमिनियम 13 को वो रिप्लेस कर देगा, क्या था, इतने को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करके क्या नियॉन, इसके लिए नियॉन लिख दो 3s2 3p1, सिंपल हो जाएगा। और सिंपली ऑर्गन का भी करोगे तो ऑर्गन का भी ऐसे ही रहने वाला है, 3p6। यहाँ तक देखो आर्गन का बनना है तो आर्गन की इसकी जगह सिंपली हमें क्या लिखना है, आर्गन 4s2। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है, तुम्हें ग्रंथ सा लग रहा था तो मैंने बताया कि उसे नोबल गैसेस से रिप्लेस करते हैं, जो भी इसके पास नोबल गैसेस को, और कम वाला, ज्यादा वाला नहीं, ज्यादा वाला में तो हमें खुद ही देना पड़ेगा, कहाँ से देंगे, घर से थोड़ी ना देंगे इसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट के डिफाइन करने के, प्रेडिकेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, इन प्रॉपर्टीज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को प्रेडिकेट करने में, इंटरप्रेटिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करने में। दिस नोटेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स केम इनटू प्रैक्टिस शॉर्टली आफ्टर द बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, वाज प्रेजेंटेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड नील्स बोर इन द ईयर 1913। तो बोर मॉडल और नोटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है आफ्टर द बोर्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल के बाद काफी आसान हो गया, काफी मतलब चीजें प्रैक्टिस में आने लगी ये चीजें। ठीक है, राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस शेल्स। ठीक है, तो इसे राइट करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब ये आ रहा है आपका शेल। शेल क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in a shell is based on the principal quantum number. It is represented by the formula 2n square, where n is the shell number, the shell's values of n, and the total number of electrons that can be accommodated are tabulated below. ठीक है, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, यही चीजें यहाँ पे डिस्कस की है। जो के शेल प्रेजेंट है आपका, के शेल n इक्वल टू 1, के शेल के लिए क्या होता है, फर्स्ट शेल होती है n इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, जैसे 2 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे n के लिए, l के लिए सॉरी, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इक्वल टू 8। 2 इंटू 3 का स्क्वायर m शेल के लिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर n शेल के, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। और जो n शेल के लिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू 16 इजिकल टू 32। सब शेल की डेफिनेशन लिख लेते हैं अब। सब शेल क्या होते हैं, ठीक है, द सब शेल्स इनटू विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर बेस्ड इन द azimuthal quantum number denoted by I, azimuthal quantum number. This quantum number is dependent on the values of principal quantum number n. Therefore, when n has a value of 4 different subcells are possible. N is equal to 0, 1, 2, 3. They are named the SPDF subcells are respectively. The maximum number of electrons 2 into 12 plus 1 that can be accommodated by the subcell is given by. Therefore, the SPDF subcell are accommodated a maximum of 2, 6, 10 or 14 electrons respectively. All the possible subcells are there. ठीक है, तो n equal to 1 होगा तो l equal to 1 भी हो सकता है, 1s। n equal to 2 होगा तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, तो 2s और 2p भी रहेगा। n equal to 3 होगा तो 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा और 2 ही रहेगा। फिर n-1 तक चलता है ना, तो 3s 3p 3d मतलब 3 रहेंगे। और 4 जब n जो 4 होगा तो 1 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो ये रहने वाला, ये सिस्टम रहता है, जितने रहेंगे ना उतने ही प्रेजेंट है। जैसे कि n equal to 1 तो 1, n equal to 2 तो 2, n equal to 3 तो 3 सेल्स 3 होंगे L की वैल्यू। ठीक है, 4 होगा तो 4। That it can be understood that the 1p 2d और 3p 3f orbitals do not exist because the value of the azimuthal quantum number is always less than that of the principal quantum number. Principal quantum number से less than होती है azimuthal quantum number की वैल्यू। The electronic configuration of an atom is written by with the help of subcells labels. These labels contain the shell
number given by the principal quantum number and the subshell name given by agglutinated quantum number, and the total number of electrons in the subshell is superscript. For example, if 2 electrons are filled in the s subshell of the first shell, the resulting notation is 1s2. With the help of these subshells labels, electron configuration of magnesium equal to 12, तो can be written 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2. 1s के बाद आएगा 2s और 2p आएगा, क्योंकि 1s2 में तो 2s और s और p है, d तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे एज्यूमेटेड वैल्यू जो है आपकी कम है. बात क्लियर होगी. अब इसका नोटेशन आ जाता है, देखो सिंपली. एलिमेंट हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो 1s में आएगा. हीलियम जो होता 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका हीलियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1s में है. s में केवल 2 ही आ सकते हैं, हमने पता है इस बात का. लिथियम क्या है 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब 2 तो यहाँ आ सकते हैं, 1 बच गया तो 1 आएगा, अगली वाली क्लास में चला गया. बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन 4 थे तो 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ आ गए, हमें पता. लेकिन s में है बोरॉन 5, s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 2 तो आ गए, अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो 4 1 5 आ गया. कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे पॉसिबल हो गया, यहाँ पे 2 भी आ गया. ठीक है. नियॉन में क्या नाइट्रोजन में क्या हो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 3, तो 3 हो गया. ऑक्सीजन 8 2 2 4, फ्लोरीन 9 2 2 5, नियॉन 10 2 2 6. अब क्या हुआ कि आपका जो P था, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 6, तो वो उन्होंने कर दिया. अब जो भी अगला होगा अगली ऑर्बिट्स में चला जाएगा. ठीक है. ये S और फिर S आ गया, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये आ गया. एल्यूमिनियम में कितने हैं, देखो 2 से ज़्यादा होगा तो अगले में पहुँच गया. 14 में क्या हुआ 2 हो गया. ठीक है. फिर यहाँ पे P स्टार्ट हो गया, तो P स्टार्ट होगा, P कहाँ तक चलेगा 6 तक. ठीक है. तो 6 तक आएगा, तो 6 पे कंप्लीट हो जाएगा. ठीक. ठीक है. एक आप पे 6 पे आएगा, कंप्लीट हो जाएगा. सिक्स पे आके कंप्लीट हो जाएगा. फिर देखोगे पोटेशियम की बात करते हैं. पोटेशियम 19 2 2 6 आया, 2 2 2 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 6 12 प्लस 6 12 प्लस 6 sp_d जब तक नहीं आएगा, जब तक 4s2 कंप्लीट हो जाएगा. तो जब 4s2 कंप्लीट हो गया तो d ऑर्बिटल स्टार्ट हो गया. तो जैसे d ऑर्बिटल स्टार्ट होगा तो ये पहले फिल होगा. ठीक है. फिल होगा 3 2. अब देखो यहाँ पे क्रोमियम का, देखो क्रोमियम में आना चाहिए था आपका, क्रोमियम का आना चाहिए 4 और 2 आना चाहिए, लेकिन ये जो है वो d ऑर्बिटल है, और d ऑर्बिटल में कभी भी नहीं 4 आएगा नहीं 9 आएगा. याद रखना, नहीं इलेक्ट्रॉन 9 आ सकते हैं, नहीं 4 आएगा, ये एक्सेप्शन है. तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, देखो 4 नहीं आया, 5 डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, तो 5 आएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा. तो अब यहाँ पे 5 था, तो यहाँ 5 नॉर्मली 2 आ गया. सिंपल. ठीक है. फिल होता जाएगा. फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 आएगा, 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं आया, 10 आया. नहीं 4 आएगा d ऑर्बिटल, नहीं 10. ये एक्सेप्शन है, इसका याद रखना इस बात का. ठीक है. ऐसे सीरियल नंबर काउंट स्टार्ट हो जाएगा और नीचे तक चलेगा. ठीक है. ये देखो, ये एक्सेप्शन स्टार्ट हो गए इसके. बात क्लियर हो गई. अब ये कुछ क्वेश्चंस है. हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स मूव इन बोर्स मॉडल? दैट ऑथोरी नोट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ट्रेवल अराउंड ए सेंट्रल न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड कैन ओनली ऑर्बिट स्टेबली एट ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स. सच ऑर्बिट्स आर रिलेटेड टू सर्टेन एनर्जीज एंड आर आल्सो रेफर्ड टू एज एनर्जी स्टेल्स एंड एनर्जी लेवल्स. तो उन्हें हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स मूव इन बोर्स मॉडल. ठीक है. कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? तो उन्हें एक एनर्जी बाहर से जब तक नहीं मिलेगी वो मूव नहीं करेंगे, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहते हैं. वैसे नॉर्मली जो सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं वो उनके शेल्स कहते हैं. ठीक है. अगर जब हमें एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो उसे एनर्जी मिलेनी चाहिए, एनर्जी गेन करेगा तभी जाएगा. जब वो आएगा वापस तो एनर्जी लॉस करेगा. हाउ डिड बोर्स डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? बोर्स वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड दैट एन एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट्स. डिड बोर्स मॉडल हैव न्यूट्रॉन्स? तो neutrons. The nucleus in the atoms Bohr model holds most of the atom's mass in its protons and neutrons. ठीक है. The negatively charged electrons
which contribute little in terms of mass but are electrically equivalent to the protons in the nucleus orbits the positively charged core। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो मोस्ट ऑफ द मास जो प्रेजेंट होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेंटर में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन भी देते हैं बट निगेटिवली अगर हम इलेक्ट्रिकली डिस्कस किया जाए तो जो चार्ज प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। क्लियर है? हाउ डिड समरफील्ड मॉडिफाइड बोर्स थ्योरी? तो समरफील्ड ने क्या मॉडिफाई किया बोर्स थ्योरी में? मैनी मॉडिफिकेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय टू द बोर्स मॉडल, मोस्ट नोटेबली द समरफील्ड मॉडल और बोर्स समरफील्ड मॉडल, which suggests that the electrons move around a nucleus in a elliptical orbits rather than circular orbits of the Bohr model. The Bohr-Sommerfeld system was essential in coherence and contributing the many paradoxes. ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन हमने इन्होंने बताया सर्कुलर पाथ पे मूव करते, बट अब समरफील्ड ने मॉडिफाई करके बताया कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करते, वो एक इलेप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। वो डिस्कस द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? तो जे थॉमसन इन 1897 डिस्कवर इलेक्ट्रॉन व्हेन ही वाज स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे। कैथोड रे के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने इसको डिस्कवरी की थी। तो फाइनली आपकी क्लास यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस और थैंक्स फॉर कनेक्टिंग कक्षा केंद्र।